राजनीतिक पार्टी को कोई भी आदमी वोट देता है तो अपना फायदा जरूर देखता है, ताकि दोनों पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ करके जो है कैंडिडेट का फैसला करेगा। तो विचार करते लोग क्या इस सरकार से बचे हुए समय का लाभ उठाया जाए। फिर न केवल बड़ौदा हल्के में, पूरे प्रदेश में कार्यों को गति मिली है। कांग्रेस की कोई सरकार बनने में ये एक सीट सहायक होती, क्योंकि वो 30 से 31 हो जाएंगे। पहले कांग्रेस का था, अगर दोबारा भी बन गया तो कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं आता। इस बात कि इस उपचुनाव में गठबंधन सरकार का साथ दें। जो भी शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, केसी बांगड़ उस पर फूल चढ़ाएगी कि इस सीट से कोई सरकार गिरेगी या कोई सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। इस समय प्रदेश की जो सियासत है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव है। आज हमारी सीधी बात में जो मेहमान है वो जेजेपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं केसी बांगड़ जी। उनसे हम चर्चा करेंगे बड़ौदा चुनाव को लेकर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। साहब, आप भी लंबे समय से चुनावी राजनीति से जुड़े हो और आपके एरिया में, आपके इलाके में अभी चुनाव है, उपचुनाव। तो आप लोगों के बीच जाते भी हो तो किस प्रकार की सरगर्मियां नज़र आ रही है? देखिए, जब उपचुनाव होता है तो पूरे प्रदेश की नज़र जो है उपचुनाव के ऊपर होती है, इलाके के ऊपर होती है, और अनेक तरह के जो है बातें उभर करके आती हैं। हर पार्टी अपने अपने विचार रखती है, हर पार्टी एक दूसरे को कोसने का काम भी करती है। प्रदेश की और इलाके की जनता ये देखती है कि इस समय जो माहौल है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि आज इस समय गठबंधन की सरकार है प्रदेश में, और जो उपचुनाव हुआ है वो माननीय श्री कृष्ण हुड्डा जी के स्वर्गवास होने के उपरांत हुआ है। वो कांग्रेस के सिटिंग यहाँ विधायक रहे हैं तीन बार से। 2 बार टर्म उनकी पूरी रही है, तीसरी टर्म का उनका लगभग 1 साल 9-10 महीने उनके निकले हैं। तो इस सारे उपचुनाव में जब देखते हैं तो पिछले विधायक जो रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर प्रकाश लोग डालते हैं। जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यप्रणाली के ऊपर भी लोग प्रकाश डालते हैं, और हर पार्टी अपने अपने वायदे करती है। इस तरह की बातें सारी उपचुनाव में निकल करके आती हैं। लेकिन चूँकि उपचुनाव इस समय पर हो रहा है जब गठबंधन सरकार के 4 साल अभी बाकी हैं, तो लोग जब वोट डालने का मन बनाते हैं तो ये भी ज़रूर देखते हैं कि जो 4 साल बचे हुए हैं मौजूदा सरकार के, तो विचार करते लोग क्या इस सरकार से बचे हुए समय का लाभ उठाया जाए और गठबंधन के उम्मीदवार को मतदान किया जाए। इसके ऊपर विचार होता है हमेशा, केवल बड़ौदा में, जहाँ कहीं पर भी उपचुनाव होगा तो जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है, उसका कितना समय बाकी है, कैसे वो सरकार काम कर रही है, कैसे गठबंधन काम कर रहा है, इसके ऊपर आचार विचार सब तरह से लोग करते हैं। जब भी प्रदेश में उपचुनाव हुए आज तक का इतिहास है, या तो सरकार आती है या फिर जाती है। इस चुनाव को किस तरह देखते हो, गठबंधन की सरकार? देखिए, जो 2019 का चुनाव हुआ उस चुनाव में कांग्रेस के 31 विधायक चुने गए, जिसमें बड़ौदा भी शामिल था, और 40 विधायक बीजेपी के हुए, 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के, और 7 निर्दलीय चुने गए। तो इस समय 5 या 6 निर्दलीय हैं और 10 जननायक जनता पार्टी के हैं, 40 बीजेपी के हैं। ये एक गठबंधन की सरकार है जो फुल मेजोरिटी में है, और कांग्रेस के 30 विधायक इस समय बचे हुए हैं। तो लोग ये देखते हैं कि इस एक सीट के जीतने से ना तो बीजेपी को कोई ज़्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मेजोरिटी में है, और ना कांग्रेस की कोई सरकार बनने में ये एक सीट सहायक होती, क्योंकि वो 30 से 31 हो जाएंगे। 31 तो पहले से ही थे। तो ये इस सीट का महत्व इस बात को लेकर के नहीं है कि इस सीट से कोई सरकार गिरेगी या कोई सरकार बनेगी, लेकिन इस सीट का इस बात को लेकर के महत्व ज़रूर है
कि इलाके के लोग क्या सोचते हैं, वो सरकार के साथ जाकर के सरकार की नीतियों का, सरकार की बातों का, सरकार के कार्यों से लाभ उठाने के लिए लोग, मुझे उम्मीद है कि वो लोग इस तरह का विचार जरूर बनाएंगे। क्योंकि कांग्रेस को वोट दे करके इस समय विपक्ष में वोट देने की बात है, उससे न तो केवल कोई सरकार बदलती है, और ऑलरेडी एक विधायक पहले कांग्रेस का था, अगर दोबारा भी बन गया तो कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं आता इस बात से। तो मेरा अपना मानना है कि निश्चित रूप से लोग गठबंधन सरकार की तरफ वोट डालेंगे, उनके जो भी उम्मीदवार गठबंधन देगा उसके उम्मीदवार को जिताने का लोग काम करेंगे। अभी एक जो बात सामने आ रही है, जिस तरीके से पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, यानी जो आपके इलाके में सबसे ज़्यादा, बड़ौदा हल्के की मैं बात करूँ तो पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो 130 से 35 करोड़ रुपए सरकार ने जारी कर दिए हैं, और इसके अलावा सड़क जो डिपार्टमेंट है वो दुष्यंत चौटाला के पास है, वो भी सड़कें भी चली हुई हैं। इतना एकदम से काम सरकार करवा रही है, क्या लगता है लोग इस काम पे विश्वास करेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टी को कोई भी आदमी वोट देता है तो अपना फायदा जरूर देखता है। तो इस समय बड़ौदा हल्के की जनता का फायदा गठबंधन सरकार को वोट देने में है, क्योंकि एक तो इस समय काम काफ़ी चल रहे हैं जो पहले से भी चले हुए थे। जब गठबंधन सरकार शुरू हुई उसके 2-3 महीने बाद कोरोना आ गया, और कोरोना अब लगातार अभी भी चल रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं, भारत सरकार ही नहीं, पूरे विश्व की सभी सरकारों की जो कार्य की गति है वो कम हो रही है इस समय, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। और खुल करके सारी बातें, क्योंकि इस समय ना रेल चल रही हैं, ना हवाई जहाज चल रहे हैं, ना बसें चल रही हैं, ना लोगों का आवागमन है, ना व्यापार चल रहा है पूरी तरीके से, ना इंडस्ट्री चल रही है, ना सरकार की इनकम ढंग से हो रही है। तो इस सब के बावजूद भी जो गति काम की चली है, अब जैसे कोरोना का थोड़ा डाउनफॉल आया तो गति भी बढ़ी है। ये ना केवल बड़ौदा हल्के में, पूरे प्रदेश में कार्यों को गति मिली है, जो 4-5 महीने से रुकी हुई थी कोरोना की वजह से। तो उसमें क्योंकि ये उपचुनाव है, लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ज़्यादा गति है, ये पूरे प्रदेश में इस तरह की गति। और 19-21 का तो फर्क होता ही है, जहाँ उपचुनाव होता है तो प्रायोरिटी के ऊपर उनके काम किए जाते हैं। तो यहाँ बड़ौदा हल्के में भी प्रायोरिटी के ऊपर काम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रदेश में गठबंधन की सरकार, और जो बड़ौदा के लोग हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि अब भूल-भुलैया में फंसे हुए हैं कि हम जेजेपी को वोट दें या बीजेपी को वोट दें। कैंडिडेट का नहीं पता लग रहा कौन लड़ेगा क्या। ये मैं इस बारे में, हमारे नेताओं ने भी बहुत स्पष्ट किया है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 4-5 बार इस बड़ौदा हल्के का दौरा कर चुके हैं। दिग्विजय चौटाला जी भी यहाँ हर संडे को आते हैं, एक संडे को दिग्विजय जी आते हैं, एक संडे को अजय सिंह जी आते हैं। हमारे नेताओं ने बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा है कि दोनों पार्टियों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ करके जो है कैंडिडेट का फैसला करेगा। और हमारे लिए ये कोई फ़र्क की बात नहीं है कि जेजेपी का कैंडिडेट आएगा तो कोई और ज़्यादा फर्क पड़ेगा या बीजेपी का आएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा। गठबंधन की सरकार है, दोनों पार्टियां मिल करके, एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, दूसरी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो ये दोनों पार्टियां मिल करके जो सरकार को चला रही हैं, दोनों पार्टियां चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिल करके उन्हीं के नेतृत्व में ये गठबंधन सरकार का कैंडिडेट यहाँ उतार करके ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो कुछ लोगों के मन में इस तरह की भ्रांति होगी, या बल्कि हमारे विरोधी लोग इस बात को ज़्यादा फैलाते हैं कि बीजेपी का आएगा या उसका आएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कैंडिडेट आएगा। गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का आशीर्वाद होगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के उनके नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए, जो अभी मार्केट में एक हवा चली हुई है उस हवा के विषय में भी हम बात करते हैं। हवा ये है कि डॉक्टर केसी बांगड़ बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी हवा चली हुई है क्या? ये
मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा कि जो हमारी दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व है वो जो भी फैसला करेगा, जिस भी कैंडिडेट को लाएगा, जिस भी चुनाव चिन्ह को वो बताएंगे, किसको कहाँ लड़ना है, किस पार्टी को लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। और जो भी शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, केसी बांगड़ उस पर फूल चढ़ाएगा। चलिए, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं। चलिए, यदि गठबंधन ने केसी बांगड़ को टिकट दे दिया तो किस तरह का चुनाव रहेगा, कैसा चुनाव आप लड़ने वाले? मेरा चुनावी अनुभव बहुत लंबा चौड़ा है। 1974 में, आज से 40 वर्ष पहले, चौधरी देवीलाल ने रोडी में बाई इलेक्शन लड़ा था। मैं उस चुनाव से उनका कार्यकर्ता बना था और उनकी सोच को आज भी मेरे घर के दीवार के ऊपर चौधरी देवीलाल की फ़ोटो लगी हुई है। मैं उनकी नीतियों का उपासक हूँ और चौधरी देवीलाल की नीतियों पर फूल चढ़ाते हुए जो भी फैसला गठबंधन करेगा, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अपनी पार्टी से ये निवेदन करूँगा कि अगर वो मुझे भी जब टिकट देते हुए मुझे भी कंसिडर करें, तो मैं इस तरह का निवेदन उनसे ज़रूर करना चाहूँगा। अच्छा, चलिए बांगड़ साहब, एक और बात मैं और जो लोग हैं वो भी आपसे जानना चाहते हैं। जो इलाके में आज जो मुख्य समस्याएं बनी है, यदि आपको विधायक बनने का मौका मिलता है तो मुख्य जो काम है वो क्या क्या काम इस इलाके में होंगे? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो इस इलाके में। एक तो शिक्षा का अभाव है। ये मौजूदा सरकार ने 2 गर्ल्स कॉलेज शुरू किए हैं, वो उस बात के लिए मैं सरकार की तारीफ़ करना चाहूँगा। और हमारे इलाके में एक तो शिक्षा का अभाव है, टेक्निकल शिक्षा का भी अभाव है। हमारे बच्चे जो है दूर दराज के एरिया में जा कर के शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ शिक्षा के केंद्र बने और शिक्षा का प्रचार और प्रसार बढ़े, टेक्निकल एजुकेशन का भी प्रसार बढ़े और इसके साथ साथ युवाओं को नौकरी मिले। इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि हमारे इलाके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में हमारे नौजवानों को हिस्सा मिले। और क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ की अधिकतर पॉपुलेशन कृषि पर आधारित है, या तो सीधी कृषि से जुड़े हुए हैं या कृषि पर आधारित हैं। तो खेती के, किसान के दुख तकलीफ़ों को जो है, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, उन दुख तकलीफ़ों को समझता हूँ। किसान के सामने आने वाली दुख तकलीफ़ों को जो है अपनी दुख तकलीफ़ मान करके उनकी तकलीफ़ों में सहयोग करके उनको दूर करने का काम करेंगे। और किसान हित की नीतियाँ, अगर कहीं मुझे मौका मिलता है विधानसभा में पहुंचने का, तो केसी बांगड़ जो है भरपूर प्रयास करेगा, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद हूं और मेरी शिक्षा कृषि से जुड़ी हुई रही है। मैं पीएचडी एग्रीकल्चर में हूं, तो कृषि की योजनाओं को भी भली भांति समझता हूं, कृषि में आने वाली दिक्कतों को भी समझता हूं और उन दिक्कतों का कैसे समाधान होगा इसको भी समझता हूं। विधानसभा के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से किसान हित की नीतियां बना करके उनमें सहयोग करेंगे। वो ना केवल हमारे इलाके की बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को नीतियों का लाभ होगा, उसमें पूरा योगदान देने का मैं काम करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में, युवाओं को रोज़गार देने के क्षेत्र में और किसान, मजदूर और गरीब की समस्याओं के निवारण करने के लिए ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और इन सब से ऊपर एक और बात है, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैं केवल अपने सिर पर तो ये श्रेय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक मेरा भी इसमें योगदान था कि यहाँ शुगर मिल लगे। चौटाला साहब से बार बार हमने निवेदन किया और चौटाला साहब जब यहाँ, हम चौटाला साहब को मना करके, उनको कन्विंस करके उनको यहाँ लेकर के आए थे, फलाना में शुगर मिल लगाया। तो उस दिन जो न जब शुगर मिल के लिए बात आई थी तो आचार संहिता लग गई थी। तो हमने चौटाला साहब को मनाया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि इसको आचार संहिता के बावजूद भी आप भूमि पूजन करके जाएं, क्योंकि भूमि पूजन कोई आचार संहिता में कवर नहीं होता। तो भूमि पूजन करा करके इस शुगर मिल को चौटाला साहब के हाथों से शुरू कराने का काम किया। उसमें हमने भी बहुत अहम योगदान करने का काम किया था। मेरा एक सबसे पहला कार्य ये भी होगा कि इस शुगर मिल की कैपेसिटी को दुगना करें।
क्योंकि 20,000 क्विंटल पर डे ये शुगर मिल यूज़ करता है, पीटता है गन्ने को। और मेरा ये मानना है कि ये कैपेसिटी यहाँ के इलाके के हिसाब से सफिशेंट नहीं है। इस कैपेसिटी को बढ़ा करके 40,000 क्विंटल पर डे किया जाए, ताकि यहाँ के लोग दोनों खुल करके गन्ना पैदा कर सकें और किसान को लाभ मिल सके। ये भी एक मेरी प्रायोरिटी का हिस्सा होगा। मांगड़ साहब, अब जो इलाके के लोग हैं, खासकर बड़ौदा के लोग हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरे कार्य क्षेत्र के मेरे बुज़ुर्गों को, नौजवान भाइयों को, माता और बहनों को और प्यारे बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि इस उपचुनाव में गठबंधन सरकार का साथ दें। और हर व्यक्ति जब भी कोई फैसला लेता है तो अपने हित के लिए लेता है। ये बड़ौदा की जनता के हित में होगा, इसलिए गठबंधन का साथ दें। कितना राजनीतिक अनुभव का फ़ायदा इलाके के लोग किसी बांगड़ जी का उठाते हैं, और कितना विश्वास इस चुनाव में पार्टी और इलाके के लोग करते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हमारी एक ही बात, आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम, और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।